नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिमला से सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जिसके लिए हम यहां शिमला में मौजूद हैं। आज एक बड़े समारोह में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। सबसे बड़ा चुनावी वादा बीजेपी का है कि अगर वापस आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। पर इसकी क्या जरूरत है? हिमाचल में तो मात्र 2.20% मुसलमान हैं। बीजेपी मैनिफेस्टो के क्या मायने हैं और बीजेपी का क्या है प्लान, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने रविवार को एक भव्य समारोह में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब तक थोड़े से अलग नजर आ रहे अनुराग ठाकुर भी समारोह में घोषणा पत्र जारी करते नजर आए। संकल्प पत्र में अपने वादों में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव जीतने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। हिमाचल में मुसलमानों की आबादी 2.25% है। इसके अलावा वादा किया कि 5 साल में 8 लाख नौकरियां देगी। महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण देगी। यूपी की तरह हिमाचल में भी वक्फ संपत्तियों की जांच होगी। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। गरीब महिलाओं को हर साल मुफ्त 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। यूसीसी की जरूरत क्यों है? पहली बात ये, हमारी विचारधारा, हमारे सेंटर के भी जो अब आप संकल्प पत्र कभी देखे होंगे तो उसमें चाहे राम मंदिर का विषय हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या बाकी विषय ट्रिपल तलाक का हो, ये सब उसके साथ रहे। हम तो सत्ता में आकर जो देश में जहाँ जहाँ जिन कमियाँ हैं उन जगह पे जहाँ सुधार की आवश्यकता है वो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की आवश्यकता है, इसलिए हिमाचल में हम उसको लागू करेंगे। मुफ्त की चीजें बांटने का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने हिमाचल चुनाव में स्कूटी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियां लालच देती हैं, हम तो लोगों को सशक्त बनाने की चीजें मुफ्त में दे रहे हैं। सशक्तिकरण और लालच देने में एक बहुत बारीक फर्क है। हमें इसे समझना होगा। जब हम समाज को सशक्त करते हैं तो हम उसे एक लेवल पर लाते हैं, लेकिन जब वो समाज सशक्त हो जाता है तब आप उसे सब कुछ फ्री देने लगे तो ये लालच देना होता है। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला बताया है। 11 संकल्प है उसमें माँ से महंगाई का, माँ से महिला का कोई जिक्र नहीं है। उसमें सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें बढ़ती बेरोजगारी को लेकर घोषणा हो गई, इतने लाख रोजगार देंगे। 5 साल में 10 लाख बेरोजगारों की सौगात दी। सच्चाई तो यह है, आगे का रोड मैप नहीं मालूम क्या होगा। बीजेपी को उम्मीद है कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो बड़े वादे किए हैं वो चुनाव में उनके बड़े काम आएंगे। हिमाचल में मुसलमान है नहीं तो हिंदू मुसलमान पर चुनाव होता नहीं, बीजेपी को पता है। लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ सर्वे की बात करके वो अपने एक राष्ट्रीय एजेंडे को हिमाचल के जरिए संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम पर बीजेपी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, जिसको लेकर लोगों को लग रहा था कि नहीं बीजेपी कुछ अनाउंस करेगी। कांग्रेस इस बात से काफी खुश है क्योंकि कांग्रेस का पूरा प्रचार पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के टिका हुआ है। फिलहाल ये साफ दिखाता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कितना ज्यादा इस चुनाव जीतने के लिए निर्भर है। सहयोगी अशोक महाले और वीडी शर्मा के साथ शिमला से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। हिमाचल चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर हमने बात की अनुराग ठाकुर से, जो हमीरपुर से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। देखिए उनसे हमारी विशेष बातचीत। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, हमारे साथ अनुराग ठाकुर सर सांसद भी हैं, यूनियन मिनिस्टर भी हैं और हिमाचल का एक बहुत बड़ा चेहरा जो कैंपेन कर रहे हैं। सर, हम लोग देखते हैं 1985 से हमेशा रिवाज बदलता नहीं है यहाँ पर। अगर बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार आप फीडबैक क्या है आपका? आप कैंपेन कर रहे हैं, आपकी रैलीज में लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? 2014 में भी लोग कहते थे क्या मोदी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनी। 1984 के बाद पहली बार बनी। फिर 2019 में कहते थे कितनी सीटें जीतेंगे, 2014 से ज़्यादा जीत कर 303 सीटें जीत कर आए। और जब जीत कर आए तो धारा 370-35 से सदा सदा के लिए समाप्त की। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया, राम मंदिर का शिलान्यास कराया, सीए जैसा कानून बनाया। और यही नहीं,
भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनाया और आज इंग्लैंड को पीछे, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर हमने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाया है। डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 6 मेडिकल कॉलेजेस और पीजीआई सैटेलाइट केंद्र के अलावा आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, कई सेंट्रल स्कूल से लेकर बाकी सब भी शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम किया। रेलवे नेटवर्क को रिकॉर्ड किया जो पिछले 70 साल में नहीं, हमने 5 साल में किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी चलाने का काम किया है। बल्क ड्रग पार्क से लेकर मेडिकल डिवाइस पार्क भी हिमाचल के लिए है, जहाँ पर 40,000 लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये सब तब हुआ जब ये 5 साल डबल इंजन की सरकार थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रुकवाने का काम करती थी, हम पूरा करने का काम करते हैं, इसलिए लोग भाजपा को वोट करेंगे। आपने इतनी चीजें बताई, फिर आज जब संकल्प पत्र लॉन्च हुआ तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वक्फ की बात है, जबकि आप तो जानते हैं सर, हिमाचल आपसे बेहतर कौन जानता है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत नेग्लिजिबल है यहाँ पे, यूसीसी की जरूरत क्यों है? पहली बात ये, हमारी विचारधारा, हमारे सेंटर के भी जो अब आप संकल्प पत्र कभी देखे होंगे तो उसमें चाहे राम मंदिर का विषय हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या बाकी विषय ट्रिपल तलाक का हो, ये सब उसके साथ रहे। और ट्रिपल तलाक पे भी आप लोग कई तरह के कहते थे आपको इससे क्या होगा, ये कोई वोट के लाभ के लिए नहीं होता है जी। हम तो सत्ता में आकर जो देश में जहाँ जहाँ जिन कमियाँ हैं उन जगह पे जहाँ सुधार की आवश्यकता है वो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की आवश्यकता है, इसलिए हिमाचल में हम उसको लागू करेंगे। और यही नहीं, हिमाचल के जो धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे गौरवशाली इतिहास को हम आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे और आस्था के केंद्रों के पास अर्थव्यवस्था खड़ी करने का काम करेंगे। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि चुनाव के इंचार्ज हैं कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में, वो भी यहां पर कई दिनों से कैंप करे हुए हैं। क्या रणनीति है कांग्रेस की और भूपेश बघेल की हिमाचल में क्या जरूरत है? हमने भूपेश बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान है जो हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पर छत्तीसगढ़ का मॉडल कांग्रेस हिमाचल में लोगों को दिखा रही और कह रही है कि जैसे छत्तीसगढ़ में हमने कुछ चीजें लागू की वो हम हिमाचल में भी करेंगे। यहाँ पर चुनाव के प्रभारी भी हैं, हमारे साथ हैं भूपेश बघेल साहब। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम आपका बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है यहाँ पर, और कल हमने प्रियंका गांधी जी को भी सुना, आप भी यही कह रहे थे कि हमने छत्तीसगढ़ में ये करके दिखाया है। हमने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना भी लागू की, किसानों का कर्ज भी माफ किया। लेकिन सर पुरानी पेंशन योजना लागू कैसे होगी? बीजेपी कह रही है कि आपको पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए भी मोदी जी के दर पर आना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है, यदि एनपीएस के भी पैसे हैं तो किसके हैं? राज्य सरकार के, और दूसरा राज्य के कर्मचारियों के। भारत सरकार के नहीं है, केंद्रीय सरकार के नहीं है वो अधिकारी कर्मचारी। ये पैसा कर्मचारियों का है और राज्य सरकार का है, और इसमें हक केवल राज्य के कर्मचारियों का है। अभी हमने राज्य सरकार की ओर से लिखा है पत्र कि आप उस पैसे को हमको दे दीजिए, लगभग 17,000 करोड़ रुपया। उन्होंने एक लाइन में कहा कि हम नहीं देंगे, लेकिन कारण उन्होंने बताया नहीं है, वो महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम लोग वकीलों से भी सलाह ले रहे हैं। तो ये विलंब कर सकते हैं, अंगा लगा सकते हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। 1 लाख नौकरियां सरकारी कहाँ से सृजन करेंगे इन 1 लाख नौकरियों का? सीधी बात है, 63,000 पद तो वैसे रिक्त हैं हिमाचल प्रदेश में, और इसके लिए चाहे नए नए पद सृजन करने की बात हो, नए विभाग खोलने की बात हो, तो लोगों को रोजगार देने, और उसके साथ साथ जितने भी आप देखेंगे सार्वजनिक उपक्रम खोलने की बात वो कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस का कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूपेश जी इंचार्ज भी हैं, लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और बहुत जरूरी भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछले बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा किया है। यहाँ विधानसभा सीटें भी जीती, मंडी की लोकसभा सीट भी जीती प्रतिभा सिंह ने, तो उम्मीद है कांग्रेस को काफी हिमाचल प्रदेश से। तो फिलहाल लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आपको हिमाचल प्रदेश चुनाव से हम खबरें दिखा रहे हैं, और भूपेश जी हमारे साथ थे। सहयोगी अशोक माले के साथ शिमला में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जैसा कि उम्मीद थी, अंधेरी उपचुनाव में मुंबई की ये सीट है, वहां से शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की ऋतुजा लटके चुनाव जीत गई हैं। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था, जिसके बाद ये पूरी लड़ाई एक तरफा सी हो गई थी। आपको बताएं कि जिस तरह के 12,000 से भी ज्यादा वोट नोटा पर पड़े हैं, वो एक चौंकाने वाली बात है। हालांकि शिवसेना ने इसे नोटा नहीं बल्कि बीजेपी का वोट बताया है।
अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की मशाल ने कमाल कर दिखाया। ऋतुजा लटके भारी मतों से विजयी हुई। इस मौके पर ऋतुजा लटके ने अपनी जीत का श्रेय अपने पति दिवंगत रमेश लटके के काम को दिया। ये जीत भी जैसे मैंने बताया, ये जीत मेरी पति की जीत है। उन्होंने जो काम किया है, विकास काम किया, अंधेरी का जो विकास, वो उनका ध्येय था, ध्यास था, उसकी जीत है ये। शिवसेना के स्थानीय विधायक रमेश लटके के निधन के बाद हुए इस उपचुनाव में पहले बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाकी विपक्षी दलों की अपील पर वापस ले लिया, जिसके बाद ऋतुजा लटके की जीत निश्चित थी। अंधेरी विधानसभा के उपचुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके की जीत हुई है। लगभग 66,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। उनको बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया था, जिससे लड़ाई एक तरफा हुई। लेकिन एक दिलचस्प बात जो देखने को मिली वो ये कि नोटा जो है तकरीबन 12,000 नोटा के तहत वोट पड़े हैं। अब जो लड़ाई हुई वो नोटा बनाम ऋतुजा लटके हो गई। जो प्रोजेक्ट तय किए गए थे वो सब प्रोजेक्ट गुजरात खींच करके ले जाए गए। अब अचानक गुजरात का चुनाव घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से महाराष्ट्र प्रेम व्यक्त होने लगा है। 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, मतलब जमीन पर प्रोजेक्ट के लिए और हवा में अटके प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए। मेरा ऐसा अनुमान है कि भ्रम का गुब्बारा फूटने से पहले ही राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। महाराष्ट्रामध्ये मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात, हा एक माझा एक अंदाज है। पैसे देके नोटा का प्रचार किया गया है। मैंने पुलिस को, मैंने इलेक्शन कमीशन को, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित स्वरूप में दिया था कि कहां कहां पर ये पैसे दिए जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही थी वो सब हमने पुलिस को दी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन हुई नहीं। ये जो वोट्स मिले हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने नोटा का प्रचार किया है वो लोगों की ताकत है। एक बाजू से उम्मीदवार पीछे लेना, दूसरे बाजू से नोटा का प्रचार करना। तो ये जो नोटा को जो मिले हुए वोट्स है वही उनके वोट्स है, ऐसा हम समझते हैं। उधर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने ट्वीट कर ऋतुजा लटके को बधाई तो दी है, लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि यह जीत बीजेपी की वजह से हुई है। अगर बीजेपी ने चुनाव लड़ा होता तो ऋतुजा लटके की हार निश्चित थी, लेकिन शिवसैनिक ऐसा नहीं मानते। उनका तो दावा है कि अगर बीजेपी का उम्मीदवार सामने होता तो जीत में और मजा आता। नोटा का वोट पड़ा है ना, ये लोटे वाले का नोट पड़ा है और उसको बीजेपी को औकात दिखा दिया। कितना अंधेरी में अगर हमारे जॉब में खड़ा होता तो उसकी औकात उसको हम दिखा देते थे, उसकी कितनी है औकात। अभी उसको बोला नेक्स्ट टाइम खड़ा रहेगा तो और समझ खड़ा रहेगा। उसको हराते ना तब जल्द ज्यादा खड़ा रहते लड़ते तो ज्यादा मजा आता। डर गया उसको वो बोलिए ना, हम लोग सहानुभूति नहीं दिखाया, वो डर के ही उन्होंने पीछे लिया। अगर वो आता था इलेक्शन में तो और मजा आता था। हम तो वही सोचते थे सब शिवसेना चाहिए, उसने पीछे क्यों लिया। शिवसेना में बगावत के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था और चुनाव चिन्ह भी धनुष बाण की जगह जलती मशाल थी। ऐसे में ऋतुजा लटके की इस जीत ने शिवसैनिकों में नया जोश भर दिया है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार विधानसभा के 2 उपचुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लिए नतीजे संतोषजनक रहे। बीजेपी ने जहां मोकामा सीट जीती, वहीं पर जनता दल ने और लालू की पार्टी ने गठबंधन के साथ गोपालगंज सीट जीत ली। लेकिन मोकामा सीट में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की हार के पीछे AIMIM जो कि ओवैसी की पार्टी है और बसपा का एक बहुत बड़ा रोल रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोकामा से विजयी प्रत्याशी नीलम देवी। नीलम के पति अनंत सिंह इस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। नीलम सिंह को जीत का इतना भरोसा था कि उनके समर्थकों ने पहले से ही मिठाई बनवा कर रख ली थी। जीत के बाद इन समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। मोकामा बाबा परशुराम की धरती है। वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजी और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं, दुख में सुख में और विकास किए हैं,
जनता उसी का तो रिजल्ट दे रही है। हमारी जीत पहले से ही तय था, हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। वहीं गोपालगंज सीट पर सहानुभूति के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने 2000 से कुछ अधिक वोट से ही जीत पाई। ये सीट कुसुम देवी के पति और बीजेपी के पूर्व विधायक सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई थी। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की हार में AIMIM के प्रत्याशी को मिले 12,000 से अधिक वोट और BSP प्रत्याशी इंदिरा देवी को मिले 8,854 वोटों की अहम भूमिका रही। केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उसमें महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। जदयू बीजेपी से अलग हुआ, आरजेडी के साथ गया, महागठबंधन बनाया, फिर भी गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। और ये साफ संदेश है कि जदयू राजद मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। बिहार में उपचुनाव के परिणाम को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में खुशी और गम दोनों का माहौल है। खुशी इस बात को लेकर है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने परंपरागत सीट पर कब्जा कायम रखने में एक बार फिर कामयाब रहे, और गम इस बात को लेकर है कि दोनों पार्टियां जहां एक दूसरे के ऊपर दूसरी सीट पर विजय पाने का जो भी मंसूबा उन्होंने पाल रखा था, वो धरा का धरा रह गया। पटना से कैमरामैन हबीब के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया। कर्नाटका के मैसूर में पूर्व IB अधिकारी RN कुलकर्णी के मामले में कर्नाटका पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि पुलिस इस मामले में CCTV बरामद किया है। CCTV में ये देखा जा सकता है कि सैर के दौरान उन्हें एक कार ने कुचल दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पूर्व IB अधिकारी RN कुलकर्णी को अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा बरकरार है। आज भारत ने लीग के आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे को हरा दिया। जिम्बाब्वे को भारत ने 71 रनों से हराया। आपको बताएं कि इंडिया ने पहले बैटिंग की और 187 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 115 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से अश्विन ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 2 ओवर में 14 रन देकर के 2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट, अर्शदीप और भुवनेश्वर ने 1-1 विकेट हासिल किया। इससे पहले भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने तूफानी पारी खेलते हुए 25 गेंदों में नॉट आउट 61 रन बनाए। KL राहुल ने भी अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही सेमीफाइनल की तस्वीर भी साफ हो गई है। ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला 10 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। यानी ICC T20 वर्ल्ड कप अब सिर्फ 2 कदम दूर है। सिटी एक्सप्रेस शो में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया पर।